एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज की इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास 15 में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट के, जिसमें पहला एक्ट है द मिनिमम वेजेस एक्ट और दूसरा एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो हम अपनी एमसीक्यू सीरीज में हर एक्ट को कवर करते जा रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, लाइन से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमसीक्यू सीरीज की, तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, जिसमें हमने स्टार्टिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू उठाए हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइंस, सारे के सारे टॉपिक्स हमने उठाए हैं फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। और अब हम लगातार कुछ वीडियोज़ में इंडस्ट्रियल रिलेशन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं आपके लिए, जो कि हम एक एक्ट को कवर करते चल रहे हैं, जिसमें हम ट्रेड यूनियन एक्ट को कवर कर चुके हैं थ्रू एमसीक्यू, फैक्ट्रीज एक्ट को हम कवर कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को। तो आपका सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू ही नहीं होगा, टेस्ट ही नहीं होगा, इसके साथ ही साथ आपके ये दो एक्ट रिवाइज हो जाएंगे एंड कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु रिकमेंडेड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, यानी 1948 मिनिमम वेजेस एक्ट को कौन रिकमेंड करता है, किसने रिकमेंड किया है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने, इंटरनेशनल लेबर कमेटी ने, इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ कमेटी ने या इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्रेंस ने? आई होप कि आपने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को अच्छे से पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए वीडियो के एंड में। और अगर आप नहीं जानते हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्ट थ्रू एमसीक्यू कवर करा दूंगी, जिसमें कि मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दूं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 वो रिकमेंड किया गया है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन टू एम्प्लॉय बाय दिस एक्ट, यानी ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट के इसके मुताबिक एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? एनी वर्क स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लैरिकल इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, एनी स्किल्ड वर्कर, एनी क्लैरिकल वर्कर या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताई गई है, उसमें कोई भी वर्क जो कि स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर के द्वारा किया गया है, मैनुअल या क्लैरिकल रूप से किया गया है, एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में किया गया है, वो एम्प्लॉय होता है बाय दिस एक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट हियर विल बी। तो हमने अभी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि इस एक्ट में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर करना है उसकी बात करता है। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, हमने मतलब जिसने भी ये एक्ट बनाया है, तो वो दो पार्ट्स में एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री आता है, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर आता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं आता है, या बोथ ए एंड बी आता है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाता है, ये आता है हमारे पार्ट फर्स्ट में, और सेकेंड पार्ट में हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, पहले आती है पार्ट फर्स्ट में और दूसरी आती है पार्ट सेकेंड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु फिक्सेस मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो मिनिमम रेट है वेजेस का फॉर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ये कौन फिक्स करता है? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, या लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करती है? तो आपको पता होगा, मैंने पहले कई आपको लेक्चर्स में बताया है, जो हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें भी बताया, एंड जो एमसीक्यू सीरीज में भी मैंने आपको बताया है कि जो रेट होते हैं, जो भी लॉ खास तौर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत बनता है, उसमें जो भी लॉज, जो भी रेट्स, जो कि वेजेस है तो रेट्स आ जाएगा वेजेस का, ये सारा कुछ फिक्स करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो आपको इस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोली जाती है। और कुछ इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत डिफाइंड होती हैं, तो उसे स्टेट की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। When comes the minimum wages act, तो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो बहुत अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया? 1948 में। इसका पूरा नाम ही है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। रिवाइज ऑफ मिनिमम वेजेस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन, यानी
मिनिमम वेजेस को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है कितने सालों में? 5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में या 10 सालों में। तो हर 5 साल में वेजेस क्या होना चाहिए ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है 5 सालों में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ना सिर्फ हम एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, हम थ्रो एमसीक्यू पूरा का पूरा एक एक्ट कवर कर रहे हैं, द मिनिमम वेजेस एक्ट। और अगर आपको मेरा यह तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी क्या प्रोसीजर है मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का और उसको रिवाइज करने का। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनी कमिटी, यानी जब भी हम वेजेस को फिक्स किया जाता है या रिवाइज किया जाता है तो क्या किसी कमिटी, बहुत सारी कमिटी को अपॉइंट किया जाता है, या फिर सब कमिटी को अपॉइंट किया जाता है, या फिर इंक्वायरीज एंड एडवाइस किया जाता है इन कमिटी के द्वारा, इन कमिटी मेथड के द्वारा, या ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मिनिमम वेजेस को जब भी फिक्सेशन एंड रिवीजन किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो अपॉइंटमेंट की जाती है मैनी कमिटी की, सब कमिटी की अपॉइंटमेंट की जाती है, एंड इंक्वायरीज एंड एडवाइस की जाता है इस कमिटी मेथड के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय द ऑफिशियल गजट ऑफिसर इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड अफेक्टेड पार्टीज, यानी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजटेड ऑफिसर के द्वारा जो अफेक्टेड पार्टीज एंड इन्फॉर्मेशन होती है उसके प्रपोजल को करती है। कब तक? नॉट लेस देन 2 months, नॉट लेस देन 3 months, नॉट लेस देन 4 months, या बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉट लेस देन 3 months, यानी 3 months से ज़्यादा के समय तक ये प्रपोजल को नहीं अफेक्ट करती है। चलिए 9th क्वेश्चन पे, कंपोजिशन ऑफ कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स विल बी, यानी जो भी कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड बनता है उसमें किस प्रकार की कंपोजिशन होती है मेंबर की, यानी कितने मेंबर्स होते हैं। एम्प्लॉयज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयज होते हैं जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारी चीज़ें होती है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयज़ होते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल इक्वली, एंड एम्प्लॉयर्स भी होते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, यानी अलग से भी एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसकी संख्या 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उसमें से एक इंडिपेंडेंट पर्सन चुना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, तो जो वर्कर को वेजेस मिलता है जो कि वो वर्क करता है वर्किंग डे में कितना करना चाहिए, यानी कितना वो कम से कम नॉर्मल वर्किंग डे के अंतर्गत करे ताकि उसको वेजेस मिले। तो 1 day वर्किंग होना चाहिए इन सम आवर्स फॉर फुल वर्किंग, फुल नॉर्मल वर्किंग डेज, या फुल नॉर्मल वर्किंग डे वर्क होना चाहिए, या हाफ ऑफ वर्क होना चाहिए फॉर फुल वर्किंग डे, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वर्कर का वेजेस होता है वो नॉर्मल वर्किंग डे में काउंट किया जाएगा, यानी अगर वो एक दिन में कुछ घंटे काम करता है और कुछ घंटे उसने नहीं भी किया तब भी उसको काउंट किया जाएगा 1 day वर्किंग इन सम आवर्स ऑफ फुल नॉर्मल वर्किंग डे, यानी एक दिन में अगर वो कुछ घंटे भी काम करता है तो उसे नॉर्मल वर्किंग डे में ही माना जाएगा, पूरा एक दिन का उसको काउंट किया जाएगा। ऑफिसेस एंड पेनल्टीज दैट एनी एम्प्लॉयर हु डोंट पे मिनिमम वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉयर जो भी मिनिमम वेजेस बनाए गए हैं उसको पे नहीं करता तो जो भी ऑफिसेस एंड पेनल्टीज लगेंगी वो क्या होंगी? क्या उस एम्प्लॉयर को पनिश किया जाएगा? इम्प्रिजमेंट फॉर 6 months, यानी 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 500 रुपी फाइन हो सकता है, यानी 5,000 रुपये का फाइन हो सकता है, बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, या ऑनली बी, या सिर्फ और सिर्फ फाइन होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस एक्ट के क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता, यानी उस वेतन से कम वेतन देता है, तो ये दोनों चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई होंगी, यानी उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है और उसको 5,000 का फाइन भी देना होगा। तो चलिए आपके 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और 12th क्वेश्चन से हमारा नया एक्ट शुरू होता है जो कि है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट कवर हो गया, अब यहाँ पे हमारा नया एक्ट शुरू होगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और वैसे हमारे वीडियो का 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म्स बोनस। तो भाई बोनस एक्ट की शुरुआत हो रही है तो पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस का टर्म क्या है। बोनस इज रिवार्ड फॉर गुड वर्क, यानी जब कोई अच्छा काम होता है तो उसको एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको बोनस बोलते हैं। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है उसका जो शेयर होता है उसको बोनस बोलते हैं, या केवल एक है यानी गुड वर्क वाला, या दोनों ए एंड बी दोनों चीज़ें। तो ध्यान क्या रखना है कि बोनस रिवॉर्ड तो होता है गुड वर्क के लिए, लेकिन वो शेयर भी होता है प्रॉफिट का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी।
चलिए 13 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। जब लेबर और कैपिटल यानी जो पूंजी निर्माता है उसके और वर्कमैन के बीच पीस और हार्मनी को मेंटेन करेंगे तो बोनस, अगर भाई ज़्यादा वेतन देंगे आप किसी कर्मचारी को, बोनस मतलब एक्स्ट्रा वेतन, तो उसको अच्छा ही लगेगा, तो पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट्स ऑफ बोनस, और मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स ऑफ बोनस का यह प्रेस्क्रिप्शन होगा। रीजनेबल डिग्री होगी यूनिफॉर्मिटी की, यानी एक समानता बनी रहेगी। एक रीजनेबल डिग्री होगी यूनिफॉर्मिटी की, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए 14th पे हम आ गए हैं, और आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो पूरी कंप्लीट पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पीडीएफ को लेके खुद से लगाइएगा कि आपके कितने सही क्वेश्चन होते हैं। देखने के बाद भी यदि गलत हो रहे हैं तो फिर से इसे ट्राई कीजिए और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कीजिए। 14 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। एवरी इंडस्ट्री इन विच 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, यानी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। एवरी इंडस्ट्री इन विच 20 एंड मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जहाँ ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। एवरी इंडस्ट्री इन विच 30 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर 30 और 30 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे के सारे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लीकेबल होता है एवरी इंडस्ट्री इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ऑप्शन बी इज राइट। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ऑल रिम्यूनरेशन, बिल्कुल सही बात है, रिम्यूनरेशन होता है सारा का सारा। बोनस का मतलब इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, बोनस में डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है, ध्यान रखना है आपको। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी, और बोनस क्या होता है, एक प्रकार की मनी फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करना होता है अपने आप को। तो ये तीनों बातें आ जाएंगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज नॉट इंक्लूड इन वेजेस, तो वहाँ पे वेजेस में क्या क्या इंक्लूड हुआ था उसकी बात की। अब हम 16 में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं की जाती। एनी अदर अलाउंसेस, एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, बोथ ए एंड बी या ओनली ए। तो देखिए कोई अदर अलाउंसेस है, जितने भी हमने डियरनेस अलाउंस वगैरह जो बताए थे उसके अलावा कोई अदर अलाउंस है तो वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में नहीं काउंट होगा। कोई भी ऐसा वेजेस जो कि आपके हाउस एकोमोडेशन में, सप्लाई ऑफ वाटर लाइट एंड मेडिकल अटेंडेंस में होता है, वो भी इस एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 17th में आ गए हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, यानी कि जो बोनस मिलना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी तक व्यक्ति कमाता हो कि उसको बोनस मिले, वो बोनस लेने के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर दे। 10,000 अगर वो कमाता है मंथ, 20,000 कमाता है पर मंथ, 30,000 पर मंथ, या फिर 50,000 पर मंथ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 10,000 पर मंथ अर्निंग वर्कर्स, यानी 10,000 से, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर है तब उसको बोनस मिल सकता है। डिसक्वालीफाइड फॉर बोनस अंडर दिस एक्ट, लेकिन क्या कारण होते हैं कि अगर आपको बोनस ना दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने कंपनी में फ्रॉड किया है, अगर आप कंपनी में वायलेंट बिहेवियर करते हैं, या फिर आप थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, ये तीनों ही चीज़ें आपको डिसक्वालीफाई कर देंगी बोनस से, यानी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। व्हेन टू गिव मिनिमम बोनस टू एम्प्लॉयज, यानी मिनिमम बोनस कब तक दे दिया जाना चाहिए। 8 months विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंतर्गत 8 महीने में, एक साल में अगर उसने काम किया तो उसमें 8 महीने के अंदर ही अंदर आप बोनस दे दें। 9 months विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, 10 months विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, या 12 months विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बोनस जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो 8 months विद इन एन अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत दे दिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके MCQ के थ्रू कवर होते चले जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, PDF लेके एक बार से फिर से रिवाइज कीजिएगा, खुद से लगाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है कि 20 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, अब ये जो बोनस दिया जाता है ये किस प्रकार दिया जाता है, क्या कंप्यूटेशन किया जाता है। तो ध्यान रखने का, जो भी वर्कर काम करता है उसका ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाता है। ग्रॉस मतलब सकल जो भी उसने लाभ कमाया है, जो भी मतलब उसकी वजह से कंपनी को जितना लाभ हुआ है उसी के हिसाब से बोनस होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अवेलेबल सरप्लस होता है, जितना भी उस समय सरप्लस अवेलेबल होगा, यानी जितना भी बढ़ा करके कंपनी डिसाइड करेगी वो अवेलेबल सरप्लस, और एलोकेबल सरप्लस भी होगा, यानी जितना भी वो एलोकेबल करेंगे सरप्लस को उतना बोनस दिया जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बोनस के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, अवेलेबल सरप्लस एंड एलोकेबल सरप्लस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारे 2 एक्ट थ्रू MCQ कवर हो गए, और अब तक हम 5 से 6 एक्ट को थ्रू MCQ कवर कर चुके हैं। अदरवाइज हमारे लेक्चर्स भी हुए हैं जिसमें हमने सारे चारों के चारों कोड्स कवर हुए थे। तो यहाँ पर हमने मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी PDF मिल जाए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको APFC के लिए लास्ट मौका है। आप पूरी कंप्लीट PDF ले सकते हैं 499 में मात्र, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी लॉज, स्कीम्स, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की आपको PDF मिलेगी मात्र 499 में। या EOU के लिए लेना चाहें तो 399 में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज की कंप्लीट PDF मिलेगी 399 में। अगर ये PDF लेना चाहें तो आप ईमेल पर मुझसे संपर्क करें। ईमेल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए। लास्ट मौका है, अगर आप लेना चाहें तो जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।